पहला वर्ड है हमारा अ स्केलेटन इन द कपबोर्ड। इसका मतलब होता है अ सीक्रेट और हिडन प्रॉब्लम, यूजुअली समथिंग शेमफुल और एम्बैरेसिंग दैट समवन ट्राइज टू कीप हिडन फ्रॉम अदर्स। जस्ट अ मिनट, हाँ, लेट मी चेंज द हाइलाइटर। ओके फाइन। Okay, so a secret or hidden problems, usually something shameful or embarrassing that someone tries to keep hidden from others। एक ऐसा secret और problem जो कि लोग basically किसी से छिपाते हैं because of embarrassment, तो उसको कहते हैं a skeleton in the cupboard। Okay, किसी से कुछ ऐसा प्रॉब्लम छिपाना बिकॉज ऑफ द एम्बैरेसमेंट, तो उसको ये बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लो, एवरी वन थॉट ईशा हैड अ परफेक्ट लाइफ बट शी हैड अ skeleton इन द cupboard that she was hiding from her friends। she had once been involved in a serious scandal। ठीक है, तो ईशा एक सीरियस स्कैंडल में इन्वॉल्व थी। सबको ऐसा लगता है कि ईशा की लाइफ बहुत परफेक्ट है, बट देयर वॉज अ skeleton इन द cupboard, मतलब कि एक ऐसा इंफॉर्मेशन, एक ऐसा हिडन बात है जो कि उसने सबसे छिपा रखा है बिकॉज ऑफ द एम्बैरेसमेंट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स कम टू द सेकेंड वर्ड। Let's come to the second word. A cold fish. A cold fish, someone who is emotionally distant, unfeeling, or doesn't show much warmth or affection. It is typically used to describe a person who seems aloof or indifferent, lacking warmth or emotional response। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही कोल्ड ऐसा बिहेव करता हो, मतलब कि ना बिल्कुल ऐसा इमोशंस नहीं दिखाता हो, जिसके अंदर ऐसा लगता ही नहीं कि कोई इमोशंस भी है, कोई बात वो समझ भी पाता है ढंग से। ऐसा होता है ना कि थोड़ा वार्मथ, थोड़ा सिंपैथी होना चाहिए उसको किसी के तरफ। तो वैसा इंसान जो बहुत ही अनफ्रेंडली बिहेव करता हो, कोई इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं देता हो, तो वैसे इंसान को बोलते हैं कोल्ड फिश। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ही नेवर गेट्स एक्साइटेड अबाउट एनीथिंग इवन व्हेन गुड थिंग्स हैपन, ही इज सच अ कोल्ड फिश। तो वो ना कभी भी खुश नहीं ऐसा बिहेव करता है, इवन जब उसके साथ अच्छा भी होता है ना, तो ऐसा ऐसा फीलिंग ऐसा दिखाता नहीं है बिल्कुल भी। तो सच अ कोल्ड फिश। ठीक है, अ डैमसल इन डिस्ट्रेस। अ डैमसल इन डिस्ट्रेस मतलब होता है कि एक ऐसी लड़की, एक ऐसी औरत, एक ऐसी महिला जिसको हेल्प की जरूरत है, उसको कहते हैं अ डैमसल इन डिस्ट्रेस। अ वुमन हु इज इन डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन नीड्स रेस्क्यू टू हेल्प, ऑफन पोर्ट्रेड इन लिटरेचर, मूवीज और स्टोरीज। देखो बेसिकली मूवीज और स्टोरीज में दिखाता है ना कि एक लड़की जो कि बहुत प्रॉब्लम्स में है, उसको ऐसा हीरो आके बचाता है। तो बेसिकली डैमसल इन डिस्ट्रेस का मतलब हो गया ना कि जब जब किसी औरत को, जब किसी फीमेल को प्रॉब्लम में दिखाया जाता है, तो दैट इज अ डैमसल इन डिस्ट्रेस। ठीक है, अ वुमन हु इज इन ट्रबल और डेंजर नीड्स रेस्क्यू और हेल्प। ऐसी वुमेन जो परेशानी में हो और जिसको हेल्प की जरूरत हो, दैट इज अ डैमसल इन डिस्ट्रेस। ठीक है, in many classic fairy tales, the princess is often portrayed as a damsel in distress, waiting for a prince to save her from danger। ठीक है, एग्जाम्पल्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डैमसल इन डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है। फोर्थ पे आ जाओ, अ जेंटलमैन एट लार्ज। अ जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब होता है समवन हु इज समवॉट ऑफ अ सोशल wanderer enjoying the pleasure of a life without having any serious obligations, a man who is not bound any responsibilities and commitments। अ जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब सीधे सीधे शब्दों में समझोगे तो एक ऐसा लाइक आदमी जो कि जॉब वॉब नहीं कर रहा हो, लाइक ही इज नॉट गिविंग एनी कमिटमेंट्स, और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो उसके ऊपर, कोई भी चीज वो नहीं कर रहा है। कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि अपनी लाइफ एक सोशल वॉन्डरर की तरह जी रहा हो। ठीक है, एक लाइक होता है ना लाइफ की हर हर चीज में, लाइक he is like enjoying his life at his best and not doing any, not fulfilling any responsibilities or doing anything, तो उसको कहते हैं अ जेंटलमैन एट लार्ज। ठीक है, मतलब कि बेसिकली कोई ऑब्लिगेशन नहीं लेना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, और अपनी लाइफ को बहुत ही इंजॉयफुल मैनर के साथ जीना। ठीक है, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सोचे। किक इन द टिथ। अ किक इन द टिथ होता है something that is a harsh or unpleasant surprise, often something that feels like a setback or an unfair blow. It can also suggest an event or experience that is particularly discouraging or demoralization। कोई ऐसा सिचुएशन जो कि बहुत ही बुरा सिचुएशन है, बहुत ही हार्श सिचुएशन, ऐसा कुछ बेकार सा सिचुएशन, अनप्लेजेंट सा सिचुएशन। ठीक है, वैसा एक्सपीरियंस होना, वो होता है अ किक इन द टिथ।
तो एग्जाम्पल देखो, लूजिंग हिज जॉब आफ्टर ऑल द हार्ड वर्क वाज अ रियल किक इन द टिथ। तो अपने जॉब को खो देना इतना मेहनत करने के बाद भी एक बहुत किक इन द टिथ सिचुएशन है, मतलब कि बहुत ही बुरा सिचुएशन है, बहुत ही हर्टफुल सिचुएशन है, हार्श सिचुएशन है, ठीक है। तो कुछ भी बुरा परिस्थिति होना इज अ किक इन द टिथ। Now, the sixth word is a long shot. A long shot मतलब होता है something that has a very low probability of happening or succeeding, but it's still possible. It often describe an event or outcome that seems unlikely, but there's a still a chance, slim chance. Okay, मतलब क्या होता है ना, लॉन्ग शॉट का मतलब कि जीतने की जो चांस होती है ना बहुत कम होती है, बहुत मिनिमम होती है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो होती है जीतने की, बहुत थोड़ी सी ही पॉसिबिलिटी होती है, बट होती है थोड़ी सी पॉसिबिलिटी जीतने की, उसको अ लॉन्ग शॉट बोला जाता है। एग्जाम्पल देखो, विनिंग द लॉटरी इज अ लॉन्ग शॉट बट आई विल बाय अ टिकट जस्ट इन केस। विनिंग द लॉटरी एक लॉन्ग शॉट है, आई नो जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है, बट स्टिल मैं टिकट खरीदूंगा, ठीक है। Seventh word is a Penelope's web. Okay, a Penelope's web होता है a situation where a task or project seems to be never ending or endlessly repetitive. तो इसका मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे वो काम आपको खत्म होता हुआ दिख ही नहीं रहा हो, कोई ऐसा चीज विच इज एंडलेस, जिसका कोई एंड मेरे को दिख ही नहीं रहा, मैं करे जा रही हूँ करे जा रही हूँ करे जा रही हूँ, बट वो काम खत्म ही नहीं होता कभी, ठीक है। तो सो दैट इज अ पेनेलॉप्स वेब। ओके, मेरे लिए तो आई गेस किचन का काम इज अ पेनेलॉप्स वेब, क्योंकि वो काम कभी खत्म ही नहीं होता, आपको हमेशा करना ही होता है, करना ही होता है, ठीक है। तो दैट इज अ पेनेलॉप्स वेब। एग्जाम्पल देखिए, ट्राइंग टू क्लीन द गैरेज फेल्ट लाइक पेनेलॉप्स वेब, एवरी टाइम आई थॉट आई वॉज डन मोर क्लटर अपीयर्ड, ठीक है। तो इट इज़ अ पेनेलॉप्स वेब, मतलब कि जितनी बार भी मैं गैराज ऐसा क्लियर करता हूँ, क्लीन करता हूँ, तो उतनी बार मेरे को और मेस जब दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है कि कोई एंडलेस, लाइक इट्स एंडलेस थिंग, कि खत्म ही नहीं होता कोई काम, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि किचन में बर्तन धोना, बर्तन साफ करना इज आई लाइक आई थिंक अ पेनेलॉप्स वेब, क्योंकि अब कितना भी धो लो ना, वो एक लूप होता है, वो चलते ही जाता है चलते ही जाता है, अब अभी धो लो फिर एक और बर्तन, फिर एक और बर्तन, ऐसा करके वो कभी खत्म ही नहीं होता। तो फॉर मी आई थिंक इट्स अ पेनेलॉप्स वेब। चलो आ जाओ 8 पे। अ परफेक्ट स्टॉर्म। अ परफेक्ट स्टॉर्म मतलब होता है अ रेयर अनप्रिडिक्टेबल इवेंट वेयर अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स leads to especially bad or intense situation. It's often used to describe a scenario where multiple problems or challenges converge at a time, making the outcome much worse it would have been इफ दे वर हैपनिंग इंडिविजुअली, ठीक है। देखो, अपरफेक्ट स्टॉर्म क्या होता है कि जब ना बहुत सारे अनप्लेजेंट सिचुएशन, ऑलरेडी बहुत सारे खराब सिचुएशन आपस में मिल जाए और एक बहुत बड़ी खराब सिचुएशन क्रिएट कर दे, उसको कहते हैं अपरफेक्ट स्टॉर्म, ठीक है। ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा अनप्रिडिक्टेबल इवेंट जहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हो ना, वो सब उसको और खराब ही बना दे, सिचुएशन को और खराब ही बना दे, तो वो कहते हैं उसको अपरफेक्ट स्टॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, द कंपनी फाइनेंशियल ट्रबल्स कंबाइंड विद सडन मार्केट क्रश क्रिएटेड अ परफेक्ट स्टॉर्म दैट लेड टू इट्स कोलैप्स। तो कंपनी का पहले से तो फाइनेंशियल ट्रबल्स था, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट क्रैश भी हो गया, इस दोनों के कारण क्या हुआ कि दिस इज अ परफेक्ट स्टॉर्म फॉर द कंपनी एंड कंपनी कोलैप्स हो गया, ठीक है। कम टू नाइन्थ, अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे मीन्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। कोई भी दिन आपके दिन का जो बहुत इंपॉर्टेंट डे है वो आपका रेड लेटर डे कहलाता है। सो ये देखो, रिफर्स टू अ स्पेशल मेमोरेबल और सिग्निफिकेंट डे, वन दैट स्टैंड्स आउट फॉर बीइंग पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। तो किसी भी रीजन से कोई भी दिन आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, मेमोरेबल डे होता है, वो आपका रेड लेटर डे हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ग्रेजुएटिंग फ्रॉम माई कॉलेज वॉज अ रेड लेटर डे फॉर मी, आई विल नेवर फॉरगेट। तो मेरे कॉलेज का जो ग्रेजुएशन वाला डे था, जिस दिन मैंने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लिया, वो मेरा एक रेड लेटर डे था, ठीक है। कम टू टेंथ, अ वॉक ऑफ लाइफ। अ वॉक ऑफ लाइफ मतलब होता है रेफर्स टू अ पर्सन्स ऑक्यूपेशंस, रोल और वे ऑफ लिविंग, पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स और लाइफ एक्सपीरियंस आर इंक्लूडेड। देखो, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। पहले तो वॉक ऑफ लाइफ का मतलब हो जाता है कि पर्सन का ऑक्यूपेशन, कि वो क्या कर रहा है, लाइक कहते हैं ना कि जैसे एग्जांपल देखो, अ पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ अटेंडेड द चैरिटी इवेंट फ्रॉम डॉक्टर्स टू आर्टिस्ट। तो ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ
से पीपल लाइक चैरिटी को अटेंड कर रहे हैं, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो पहला तो प्रोफेशंस वाला बात हो गया कि पर्सन के ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो जाता है। फिर दूसरा सेंस इसका ये भी निकलता है कि पर्सन का बैकग्राउंड और उनका लाइफ एक्सपीरियंस जो इंक्लूड होता है ना, अलग अलग जिंदगी के अलग अलग चरणों का जो एक्सपीरियंस होता है ना, जिंदगी के अलग अलग जो स्टेजेस का जो एक्सपीरियंस होता है ना, अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली सबके अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो अपना अपना सबका अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंस जो होता है, दैट इज अ वॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेंस से जा रहा है ये वर्ड, तो दोनों सेंस ध्यान में रखना। तो पहला क्या हो जाएगा, रेफर्स टू अ पर्सन, एक सेकेंड, पहला क्या हो जाएगा, रेफर्स टू अ पर्सनस ऑक्यूपेशंस, रोल और वे ऑफ लिविंग। और क्या हो जाएगा, पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स और लाइफ एक्सपीरियंसेस आर ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब हो जाता है वॉक ऑफ लाइफ। So we are at the end. So let's come to the game of CGL Telegram channel for the quiz at 10 p.m. This quiz is very important because अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लियो तो प्लीज क्विज अटेंड कर लेना रात में, क्योंकि आपके रिटेंशन के लिए बहुत अच्छा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।